हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल जीके बाय एमएस गौतम में स्वागत है। आज अपनी संविधान की जो हम तीसरी क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ मिशन पढ़ेंगे कि संविधान सभा के लिए कौन कौन से मिशन आए, क्या क्या प्रॉब्लमें आई जो संविधान सभा बनाने में, तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। पहली क्लास में हमने संविधान की परिचय के बारे में पढ़ा था। दूसरे संविधान में हमने यानी जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने संविधान यानी कि मांगे क्या क्या थी, उन चीज़ों को हमने बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा था। आज हम अपने जो संविधान की तीसरी क्लास में कौन कौन से मिशन आए तो उनके बारे में हम समझेंगे। तो बात करते हैं हम संविधान सभा की। बात हम करते हैं सर्वप्रथम संविधान सभा की। जब अपनी लास्ट मांग थी, हमने आपको बताया था कि जो लास्ट मांग थी, आपने देखा होगा जो एम.एन. राय ने की थी, वो पहली बार संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होंगी जो मांगे हुई थी। तो सबसे पहले संविधान सभा की अगर मांग करें तो याद रखना, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग, तो याद रखना एम.एन. राय ने की थी। इनका जो पूरा नाम रहता है मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, याद रखना, यहीं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1789 में पहला अमेरिका, दूसरी फ्रांस। ठीक है, यानी सर्वप्रथम जो संविधान सभा है वो सर्वप्रथम कौन से देशों ने बनाई थी? अमेरिका और फ्रांस। यहाँ से अगला पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग या सिद्धांत ये किसने दिया था? तो याद रखना, आपको याद रखना, ब्रिटेन के संविधानवादी सर हेनरी मैन ने। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारत में संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने की थी और विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा अपनाने वाले देश अमेरिका और फ्रांस थे, और यानी विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग और सिद्धांत वो किसने दिया था? ब्रिटेन के जो संविधानवादी थे सर हेनरी मैन। ठीक है, अगला पॉइंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विश्व में या विश्व का सबसे छोटा संविधान या सबसे छोटा लिखित संविधान, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। तो याद रखना, अमेरिका। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, अमेरिका। दूसरा पॉइंट अगर आता है कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान आंसर क्या होगा? याद रखना, भारत का। ठीक है, याद रखना, विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? तो याद रखना, नेपाल का। ठीक है, यानी विश्व का सबसे नया संविधान नेपाल का। अगला पॉइंट, विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना अमेरिका ने अपनाई थी। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले संविधान सभा की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग एम.एन. राय ने की थी।
विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा 1789 में अमेरिका और फ्रांस ने अपनाई थी। विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की बात करें, उसका सिद्धांत किसने दिया था? ब्रिटेन के सम्मानवादी जो संविधानवादी थे सर हेनरी मैन। अगर भारत में प्रस्तावना है वो अमेरिका पर आधारित है। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान पूछे तो अमेरिका का। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का। विश्व में सबसे नया संविधान नेपाल का। और विश्व में सर्वप्रथम प्रस्तावना अपनाने वाला देश भी क्या होगा? अमेरिका। तो इन पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट चली गई है। तो देखो सभी लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब देखो सभी लोग, मैंने बताया कि पेन कॉपी रख के बैठिए, क्योंकि आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं जो आपने मतलब नहीं पढ़ी होंगी। वो भी चीज़ें आपको इतने अच्छे से हम पढ़ाएंगे, डिटेल से आपको पढ़ाएंगे चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यानी कि अब हम बात करते हैं नए टॉपिक पे जो हमने कि अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें, इसे हटा दें। अब देखो, अगर हम बात करें अब अगस्त प्रस्ताव की, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, यह आपका 9 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। देखो इससे पहले अगर हम बात करें तो आपके प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 1914 से 1918 तक हुआ, जिसमें मान लो भारत ने ब्रिटेन ने भारत को जैसे तैसे शामिल कर लिया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो उस समय उनसे ये कहा गया कि हाँ भारत में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाओ, हम भारत को आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया और ब्रिटेन क्या हुई कि युद्ध जीत गई। इसमें क्या हुआ, ब्रिटेन जब युद्ध जीत गया तो भारत ने जब ये कहा कि हमें भाई आप आज़ाद करिए, आपने कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। और इस समय महात्मा गांधी ने क्या किया था कि भारतीयों को बहुत ज़्यादा प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था, ठीक है। तो उन्हें कुछ उपाधि मिली थी, भारतीय सर्जेंट की उपाधि दी गई थी, कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई, तो पूछा जाता है। अब कुछ वक्त चलता गया, बीतता गया, फिर इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध आया। इसमें फिर ब्रिटेन फंस गया। फिर उसने क्या किया, सारे देश थे उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन पर दबाव डाला कि आप ऐसा करो, भारत को शामिल करिए, अन्यथा हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, जिसमें क्या हुआ था, जो सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित देश हुआ था वो जापान हुआ था, जिसमें नागासाकी हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराए गए थे। आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए जापान के कौन से शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे, नागासाकी और आपका जो वो था नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब भारतीयों ने सीधा बोला कि भाई पहले तो हम धोखा खा चुके, अब धोखा नहीं खाएंगे। तब क्या हुआ कि जब फिर ज़्यादा दबाव डाला गया ब्रिटेन की सरकार के पास, तो उसने एक प्रस्ताव भेजा भारत को शामिल करने के लिए। अब इस प्रस्ताव का कारण क्या था, याद रखना, ये 9 अगस्त भारत 9 अगस्त 1940 को आया। ये भारत ये 9 अगस्त 1940 को आया। और लेकर कौन आए, तो लेकर आए लॉर्ड लिथगो, ठीक है। तो याद रखना, ये नाम याद रखना, भारत जो लेकर आए थे पहला प्रस्ताव 9 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव, और कौन लेकर आए थे, लॉर्ड लिथगो। अब इसके बाद इसका कारण क्या था, अगस्त प्रस्ताव का कारण क्या था या उद्देश्य, ये पूछा जाता, कभी एग्जाम में पूछ ले इनके उद्देश्य क्या थे। तो याद रखना इनके उद्देश्य थे कि भारत को प्रथम विश्व युद्ध में दूसरे, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। इसके बाद
भारत के लिए भारत के लिए इसमें योजना क्या थी? तो पहली योजना थी इसमें कि युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। इन्होंने कहा कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे, ठीक है। और यही इसका सबसे मेन कारण था कि संविधान सभा के बाद सीधा हम क्या करेंगे, यानी दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होगा हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव जब आया था, ये कब आया? 9 अगस्त 1940 को। 9 अगस्त 1940 को भारत जब आया तो कौन लेकर आए? लॉर्ड लिनलिथ। इसके कारण या उद्देश्य क्या थे कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना और उसके माध्यम से हम क्या है, जीत जाएंगे। और भारत के लिए योजना क्या थी इसमें, या युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेगा। ये प्रस्ताव ने कहा था कि हम क्या करेंगे, युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और एक बात इसमें कही गई थी, दूसरी बात, कि संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। इसमें ये नियम दिया गया था, ठीक है। तो ये दो नियम आपको अगस्त प्रस्ताव में याद रखने हैं। अगस्त प्रस्ताव की याद रखना, 9 अगस्त 1940 को आया था। भारत कौन लेकर आए थे? 9 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथ को लेकर आए थे। कारण इसमें क्या था, भारत को दूसरे विश्व में शामिल करना। और भारत की योजनाएं क्या थी इसमें, युद्ध उपरांत संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार है। ये इसमें योजनाएं थी भारतीयों की, ठीक है। तो इन्हें आप नोट कर लीजिए। तो देखो, कुछ नहीं याद रखना है। अगस्त प्रस्ताव 9 अगस्त 1940 को कौन लेकर आए? भारत, लॉर्ड लिनलिथ को आए। उद्देश्य क्या था? दूसरे विश्व युद्ध में भारत को शामिल करना। याद रखना, इसमें भारतीयों की क्या योजना थी? पहली योजना थी, मेरे साथ बोलोगे, पहली योजना क्या थी कि संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दूसरी योजना क्या थी? इन्होंने कहा कि भारतीयों का हक है संविधान बनाना। जब भी मैं बोलूँ आपको, आप मेरे साथ बोलना है, तभी आपको ये चीज़ें याद होंगी, ठीक है। अब देखो, दूसरे पे आते हैं। अब क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में क्या हुआ, इन्होंने एक सत्याग्रह निकाला कांग्रेस ने, याद रखना। इसके बाद लिखो, दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन यह कांग्रेस ने शुरू किया था। ये पूछा जाता है, दिल्ली चलो किसके विरोध में था? कांग्रेस ने शुरू किया था। अगर पूछे किसके विरोध में था, तो याद रखना ये आपके अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था। याद रखना, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस इसमें अगर बात करें, इस आंदोलन की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है, याद रखना। अगला पॉइंट, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखना, 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से, ठीक है। यानी पूछा जाए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से। अगला पॉइंट पूछा जाता है, इसमें दो व्यक्ति थे, प्रथम सत्याग्रही पूछे जाते हैं, कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? याद रखना, विनोबा
भावे। तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में आया था दिल्ली चलो आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे विनोबा भावे। तो दिल्ली चलो आंदोलन की बात करते हैं, ये कांग्रेस का आंदोलन था। ये किसके विरोध में चलाया था? कांग्रेस ने कहा कि भाई हम अब शामिल नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी प्रयास कर लो, हमें शामिल नहीं होना, आपने पहले ही धोखा दे दिया, हम क्यों शामिल हो जाएं। तो इस वजह से क्या हुआ, ये कांग्रेस ने विरोध किया और ये अगस्त प्रस्ताव के विरोध में था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। 17 अक्टूबर 1940 के महाराष्ट्र की पावनार आश्रम से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे विनोबा भावे। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप। हाँ, आवाज़ क्लियर आ रही होगी और दिख भी अच्छा रहा होगा। आप लोग वीडियो के बाद देखने के बाद कमेंट जरूर कर दिया करो कि आवाज़ कैसी आ रही है, आवाज़ साफ आ रही है या नहीं आ रही, वीडियो में मतलब दिख कैसा रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो कर बता दिया करो कमेंट में। तुम लोग तो कुछ कमेंट भी नहीं करते हो कि हाँ बता दिया करें भैया कि क्या कोई समस्या है या नहीं। हमें तो लगता है आप लोग पूरी क्लास भी नहीं पढ़ते हो। मैं इतना आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन मैं आपको पूरा पॉलिटी पढ़ा दूंगा, ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा, आपके कभी भी क्वेश्चन एक भैया एग्जाम से कट जाए, निकल जाए, मैं गारंटी देता हूँ ये कि आपके कभी भी क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। अगर आपके किसी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी आएंगे उसमें पूरे पूरे नंबर आपके होंगे, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो। मैं हर सब्जेक्ट को आपको इतने कंप्लीट से करा दूंगा कि आपके एक भी क्वेश्चन आउट नहीं हो। जो रेलवे में आपको पता है जीएस भरमार है, यहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें डीप से पढ़ाऊँ और कोशिश करूँ कि आपके सब सिलेबस ख़त्म कर दूँ आपके एग्ज़ाम तक। शायद लगता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी शायद लेट होगा, पर आरपीएफ का नवंबर दिसंबर में हो सकता है। तो तब तक हम चीज़ों को फुल कंप्लीट कर लेंगे। आपके स्टैटिक भी जीके शुरू करेंगे हम एक दिन, स्टैटिक जीके शुरू करेंगे जिसमें हम चीज़ों को स्टैटिक जीके के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, दिल्ली चलो आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन था। अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के पावनार आश्रम से शुरुआत हुई थी। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही थे प्रथम सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे थे विनोबा भावे। सॉरी, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये हो गया, अब ब्रिटेन सरकार के पास फिर दबाव डाला गया अन्य देशों के द्वारा। तो वहाँ पे एक व्यक्ति थे स्टेफर्ड क्रिप्स, उन्होंने कहा चलो ये लोग होके आए हैं, एक बार हमें भी मौका दीजिए, हम कोशिश करते हैं कि भारतीय मान जाएंगे वैसे अगर हम जाएंगे। तो उन्होंने भी शायद कोई प्रयास किया और उन्हें एक प्रस्ताव दिया गया जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। जब वो क्रिप्स मिशन 1942 में आया, तो याद रखना सबसे पहले 11 मार्च 1942 को उसकी घोषणा हुई वहाँ पे सरकार ने की कि अब क्रिप्स मिशन की स्थापना की जा रही, ये भारत जाएगा। इसके बाद ये 23 मार्च 1942 दिल्ली में आया और इसके बाद पेश कब किया गया? 30 मार्च 1942 को। अब हम बात करते हैं तो क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स की। अब यानी बात करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रिप्स मिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले याद रखना इसकी जो घोषणा हुई 11 मार्च 1942 को, और घोषणा याद रखना ब्रिटेन सरकार ने अपनी कमजोर स्थिति के कारण इसकी स्थापना की। यानी कि याद रखना
जो ब्रिटेन सरकार अपने तरफ से कोई भी प्रयास नहीं कर रही थी। जब क्या है, अन्य देश जैसे अमेरिका हो गए और भी देश इसके साथ में जो थे, रूस हो गए, इन्होंने जब इस पर दबाव डाला कि आप भारतीयों को शामिल करिए, कुछ भी करिए, अन्यथा हम विश्व युद्ध हार जाएंगे, तब दूसरा विश्व युद्ध जो हार जाएंगे तो इसकी बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो तब क्या हुआ कि विश्व युद्ध में इस बात ब्रिटेन सरकार में क्या हुआ कि इन्होंने इसकी स्थापना की। इस समय आपको पता होगा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। याद रखना, इस समय जो ब्रिटेन चर्चिल थे, प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत दिल्ली आया। ठीक है, यानी कि भारत दिल्ली आया। इसके बाद 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया। यानी 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया। क्रिप्स मिशन लेकर कौन आए? लेकर भाई कौन आए? तो याद रखना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। याद रखना, इसे लेकर कौन आए? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब इसके कुछ उद्देश्य भी थे, तो उद्देश्य हम बाद में देखेंगे, पहले इसको समझें। क्रिप्स मिशन की बात करें, घोषणा 11 मार्च 1942 को हुई। ब्रिटेन सरकार ने अपनी स्थिति कमज़ोर देखकर इसकी स्थापना की। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत यानी दिल्ली पहुंचा। 30 मार्च 1942 को इसने प्रस्ताव रखा और इसे लेकर कौन आए? तो याद रखना, सर स्टेफर्ड क्रिप्स लेकर आए थे। अब इसके बाद हम बात करें इसके उद्देश्य की। इसके हम उद्देश्य की बात करेंगे, पहले इतना नोट करो, ठीक है? पहले इतना नोट कर लीजिए आप। तो देखो, अगर हम बात करें, सबसे पहले घोषणा 11 मार्च 1942 को। याद रखना, ब्रिटेन सरकार ने अपनी कमज़ोर स्थिति कारण की थी स्थापना। ब्रिटेन के समय प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली आया। 30 मार्च 1942 को प्रस्ताव पेश किया गया और भारत लेकर कौन आए थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। अब देखो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। सबसे पहले इसके उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि इस मिशन के द्वारा भारतीयों को सेकेंड विश्व युद्ध में शामिल करना। यानी कि इसका कारण क्या था? इस मिशन के द्वारा भारतीयों को सेकेंड विश्व युद्ध में या शामिल करना। इसमें योजनाएं कौन कौन सी थी भारतीयों के लिए? पहली योजना थी कि युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना, इसमें पहला उद्देश्य था कि संविधान सभा बाद युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाए। दूसरा था कि
युद्ध युद्ध तक भारत की भारत की रक्षा का दायित्व रक्षा का दायित्व ब्रिटेन ब्रिटेन सरकार का होगा। ठीक है, यानी कि ये कहा युद्ध तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार का होगा। इसके बाद इस योजना को या इस मिशन को भारतीयों ने वापस कर दिया। तो देखो पहला कारण था, यानी कुछ वाक्य आते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, यहाँ पे कुछ वाक्य बोले जाते हैं। महात्मा गांधी ने कहा, यह याद रखना, यह पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि यह ऐसा चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है। यानी कि ये तो ऐसा है बीते हुए कल की चेक है जिसकी तारीख निकल चुकी है। अब मुझे क्या है इसकी ज़रूरत, जब मैं पहले ये चीज़ मांग रहा था तब आपने दी नहीं। अब इसको मैं क्या करूँगा, दूसरे व्यक्ति आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखो क्या कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह टूटे हुए बैंक का चेक है, यानी कि ये टूटे हुए बैंक का चेक है। तो ये किसने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, तो देखो ये आपको याद रखना। क्रिप्स मिशन की बात करें, उद्देश्य इस मिशन के द्वारा भारतीयों को युद्ध में शामिल करना। योजना इसमें क्या थी, युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। युद्ध तक संविधान सभा की रक्षा का दायित्व ब्रिटेन सरकार का होगा। इस मिशन को भारतीयों ने वापस कर दिया। और याद रखना महात्मा गांधी ने कुछ वाक्य कहा था कि यह तो पोस्ट डेटेड चेक है, उसकी चेक यानी कि ऐसी चेक है जिसकी डेट निकल चुकी है। मतलब ये ऐसा मिशन आया जिससे जब हमें ज़रूरत थी तब ये मिला नहीं, अब मैं इसका क्या करूँगा। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, ये तो ऐसा बैंक का चेक है जिसकी बैंक ही टूट चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखना, लिख लो इसको। तो देखो यहाँ तक क्रिप्स मिशन, ये आपको पता होगा कि इसमें कुछ योजनाएं आई। युद्ध बाद संविधान सभा का निर्माण, भारतीयों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया, इसमें कहा गया। और उसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने बात कहकर इसे वापस कर दिया। अब हम बात करते हैं, अब महात्मा गांधी क्या है, परेशान हो गए, भारतीय इससे परेशान हो गए। तो भारतीयों ने क्या किया, एक आंदोलन शुरू कर दिया। आपको पता होगा, एक आंदोलन शुरू किया। अब देखो एक आंदोलन शुरू किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, अब क्या भारतीय परेशान हो गए तो उन्होंने कहा कि भैया अंग्रेज जितने भी हैं भारत छोड़ दो, अब मैं थोड़ा पावर में आ चुका हूँ, अब मुझे बस अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना, कुछ नहीं करना। तो कुछ यहाँ पे क्या हुआ कि बम्बई में एक ग्वालियर टैंक मैदान हुआ करता था, जहाँ पे कांग्रेस, महात्मा गांधी और भी लोग इसमें शामिल हुए और इन्होंने एक समिति बनाई। तो देखो सबसे पहले याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत 9 अगस्त
1942 को हुई। याद रखना 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस ने समिति बनाई थी। याद रखना इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की बात करें तो महात्मा अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। याद रखना महात्मा गांधी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने इसी में करो या मरो का नारा दिया था। याद रखना इसमें पहली बार भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में आंदोलनकारियों को जीरो ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था। अगला पॉइंट, इसमें रेडियो प्रसारण का कार्य उषा मेहता ने किया था। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन इसकी शुरुआत 9 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस ने समिति बनाई और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद ने। महात्मा गांधी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया था। आपको पता होगा करो या मरो का नारा डू एंड डाई, मतलब इतना, मतलब इस चीज़ को आप समझो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नारा था। इसमें मतलब आप चाहे अपने एग्ज़ाम से लेकर बात करें, चाहे आप कुछ भी, अगर आपको ज़िंदगी मान लो एग्ज़ाम निकालना है तो फिर एक बार आप सोच समझ लो कि अब तो करना है या मरना है। तो आप एक बार डिसाइड कर लिए कि मुझे करना है या मरना है, तो ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें ये लगे कि या तो सिलेक्शन होगा या तो कुछ भी और होगा, लेकिन मतलब सिलेक्शन लेना है, मतलब या तो जान लगा दो या तो जाने दो, एक ही कारण है इसमें, या तो करो या मरो। मतलब एक तरीका ऐसा होना चाहिए कि तैयारी के वक्त बस यही लगे कि या तो इस बार होगा या फिर कुछ और होगा। तो मतलब क्या है कि आप अपना 100% दे के तैयारी करिए। ठीक है। तो इस बार महात्मा गांधी ने सोच लिया था कि मैं तो या तो रहूँगा या कुछ भी, मतलब मैं करूँगा या मरूँगा, एक कारण होगा, या तो ये आज भारत आज़ाद होगा या मैं रहूँगा या अंग्रेज रहेंगे। यहाँ दो कारण स्थितियाँ पैदा हो चुकी थी, तो यहाँ पर पूरी तरह जान लगा दी गई। अब इसकी विफलता का कारण क्या था? जो भारत छोड़ो आंदोलन विफलता का कारण क्या था कि जो आंदोलनकारी थे, जो मेन आंदोलनकारी थे, उन्हें पकड़ के आगा खां पैलेस में डाल दिया गया था, जिस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे ये मतलब समाप्ति के कगार पे आ गया। यहाँ पे याद रखना महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में, जहाँ पे सरोजनी नायडू भी थी और कस्तूरबा गांधी थी, इनके साथ में आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। ठीक है। अब आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। अब देखो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या हुआ कि एक मिशन तैयार किया गया। कुछ 2-3 साल बाद एक मिशन आया जिसका नाम था बेबल योजना या बेबल मिशन। ठीक है। अब बात क्या हुई कि ब्रिटेन ने मना कर दिया कि भारत अब नहीं मानेगा, तो वहाँ पे क्या थे,
महात्मा गांधी के मतलब अच्छे जान परिचय के व्यक्ति थे लॉर्ड बेबल। उन्होंने कहा एक बार हमें दीजिए, हम मिशन ये गए शायद ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मिलने गए और इन्होंने कहा एक बार हमें मिशन देने की कोशिश करिए। देखो मैं देखता हूँ इस बार थोड़ा महात्मा गांधी जान परिचय के थे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है एक बार आप भी देख लो। इसके बाद क्या हुआ, अब आता है बेबल योजना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। देखो अब बात करें बेबल योजना की। बेबल योजना, बेबल योजना की बात करें तो याद रखना 14 जून 1945 को ये आई थी। इसे याद रखना, इसे लॉर्ड बेबल योजना भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इसे भारत लॉर्ड बेबल, इसे भारत लॉर्ड बेबल लेकर आए थे। इसके बाद योजना यानी कि इसमें योजना क्या क्या थी। पहली योजना थी कि युद्ध समाप्त हो गया था, यानी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, यानी युद्ध समाप्ति के कगार पर था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार नेताओं को रिहा किया जाएगा। इसके बाद तीसरी इसमें योजना थी कि भारतीय कार्यकारी परिषद में हिंदुओं की संख्या मुस्लिम के बराबर होगी। ऐसे बोलते हैं हिंदुओं की संख्या मुस्लिम की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ऐसे समझ लो, गलत हो जाएगा। मुस्लिम संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ठीक है। इसके बाद चौथा, शिमला में एक सम्मेलन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ इतने पॉइंट आए, तो एक बार भारतीयों ने सोचा चलो इनकी बात कर लें, इन्हें भी देख लें। चलो महात्मा गांधी ने इनकी बात मान ली। बेबल योजना की बात करें 14 जून 1945 को आया। लॉर्ड बेबल योजना भी इसे कहा जाता है। भारत लेकर कौन आए? लॉर्ड बेबल लेकर आए थे। संविधान की सभा की बात करें तो संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता पकड़े गए थे उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद भारतीय कार्यकारी परिषद में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, ये क्योंकि मुस्लिम संख्या ज़्यादा थी और वो भारतीय संख्या ज़्यादा हिंदुओं की थी, मुस्लिम संख्या कम थी। तो इस बार इन्होंने कहा कि जो कार्यकारी परिषद होगी इसमें हिंदू मुस्लिम बराबर होंगे। इसके बाद शिमला में एक सम्मेलन किया जाएगा इस मिशन के तहत, जिसमें जिसको जो बात कहनी है वो कह सकता है, ठीक है। तो देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बेबल योजना 14 जून 1945 को आई थी और कौन लेकर आए थे? लॉर्ड बेबल लेकर आए थे। इस योजना में योजनाएं क्या क्या थी? पहली, युद्ध उपरांत भारत संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। दूसरी योजना क्या थी?
कि मुस्लिम संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। तीसरी योजना क्या थी कि भारतीय अपने कार्यकारी परिषद में यानी कि वो शिमला में एक सम्मेलन होगा, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के जो नेता पकड़े गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये योजनाएं थी टोटल, तो इन्हें अच्छे से आप लिख लीजिए। अब देखो, हटा दें इसको। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। अब देखो बात करते हैं अब हम बात करते हैं शिमला सम्मेलन की। शिमला सम्मेलन, अगर हम बात करें शिमला सम्मेलन की तो याद रखना ये 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। 25 जून 1945 से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला। अब देखो इसमें क्या क्या खास बातें थी, सबसे पहले समझो। यानी कि स्थान ये कहाँ पे हुआ था? शिमला में। शिमला में। ये शिमला समझौता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो इंदिरा गांधी के समय 1972 में हुआ या 66 में हुए थे, ये आपके शिमला सम्मेलन नहीं है। ये आपके संविधान से संबंधित है जो बेबेल योजना के तहत आया था, तो याद रखना। इसके बाद इसमें अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो कांग्रेस के सदस्य अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसमें सदस्य बनाए गए अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद अगला पॉइंट पूछा जाता है, इसमें कुल सदस्य कितने शामिल हुए? कुल सदस्य तो याद रखना 22 शामिल हुए। कितने? 22। अगला पॉइंट, इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी ने कहा हमारी तरफ से कांग्रेस जाएगी और वही चीज़ों को देखेगी। आप ऐसा करिए, कांग्रेस को ले जाइए, वो जो अच्छा लगे उस हिसाब से बात कर सकते हैं सम्मेलन में। तो देखो शिमला सम्मेलन की बात करें तो 25 जून से 14 जुलाई 1947 तक 45 तक चला। शिमला में सम्मेलन हुआ। अब कांग्रेस के अध्यक्ष बने अबुल कलाम आज़ाद। कुल सदस्य इसमें 22 थे और इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। अब देखो इसमें विफलता का मेन कारण था, विफल होने का कारण, विफलता का कारण यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो देखो याद रखना। विफलता का कारण था मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अली जिन्ना कार्यकारी परिषद में सभी सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल करना चाहते थे। इसकी वजह से कांग्रेस ने इसे याद रखना, बेबिल ने इसे विफल घोषित कर दिया। तो देखो मेन कारण क्या थे? शिमला में एक सम्मेलन हुआ 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक चला और स्थान शिमला। कांग्रेस के सदस्य अबुल कलाम आज़ाद हुए। इसमें कुल सदस्य 22 थे। इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था इस सम्मेलन में।
और कांग्रेस ने महात्मा गांधी की तरफ से अपनी बात कही थी। और इसमें विफलता का मेन कारण था मुस्लिम लीग कार्यकारी परिषद में जो योजना आई थी उसमें था कि मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं के बराबर कार्यकारी परिषद में होगी। लेकिन यहाँ पे क्या था, मुस्लिम के अध्यक्ष अली जिन्ना ने क्या कहा कि जो कार्यकारी परिषद होगी उसमें सिर्फ मेरे सदस्य होंगे, ना कि कांग्रेस के। इस वजह से कांग्रेस ने इस बात को आयोग घोषित कर दिया कि भाई हमें शामिल नहीं होना इस सम्मेलन में। और फिर इसके बाद बेबिल को गुस्सा आ गई और उन्होंने क्या किया, इस सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया और ये योजना भी विफल होगी। अब आते हैं ब्रिटेन में आम चुनाव आ जाते हैं, जिसमें दो पार्टी चुनाव लड़गी, जिसमें अब सरकार बनेगी सर क्लीमेंट एटली की। तो देखो यहाँ तक चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। कल हम ब्रिटेन के आम चुनाव पढ़ेंगे और उसमें हम चीज़ों को समझेंगे, संविधान कैसे बना, कैबिनेट मिशन कैसी आई, किसकी सरकार बनी। हम बहुत से ढेरों चीज़ें पढ़ेंगे। कल आपका शायद, कल तो नहीं ख़त्म हो पाएगा पहला चैप्टर, परसों आपका पहला चैप्टर बेसिक से एकदम ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक एक चीज़ मैंने पढ़ा दी जो आपके संविधान से क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम में। अगर आप यहीं आप अगर PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो, RO का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए हम बहुत डीप से और भी पढ़ाते हैं। लेकिन आपके एग्ज़ाम है वनडे एग्ज़ाम है, जिसमें हमें चीज़ें भी कंप्लीट कम समय में कम चीज़ों को पढ़ना है। और जल्द एग्ज़ाम में इतना ही आएगा आपके वनडे एग्ज़ाम में, खासकर ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। NTPC, रेलवे, बैंकिंग और आपकी जो भी अदर एग्जाम है SI तक के क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो कभी भी आप टेंशन मत लीजिए, रोज़ की रोज़ क्लास अटेंड करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हम आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।